झारखंड में उद्योग की फूल रही सांसें। कारोबारियों की नहीं सुनती सरकार। मूलभूत सुविधाएं तक मैसर नहीं। मुझे लगता है कि कई तरह की यहाँ की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, उनको हमको दुरुस्त करना पड़ेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हम इंडस्ट्री के साथ में बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से उनको जो आसान तरीका हम उपलब्ध करा सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, वो कोशिश करना चाहिए। लाइसेंस रिन्यूअल में भी पैसे का खेल। कैसे हो झारखंड में निवेश की बहार। जब पस्त हैं कारोबारी और मस्त है हेमंत सरकार। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो झारखंड में कैसे आएगी निवेश की बहार। यहां कारोबारी पस्त है और हेमंत सोरेन की सरकार आत्ममुक्त और खुद की ही प्रशंसा में डूबी हुई है। झारखंड में उद्योगपति परेशान हैं, राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा तक नहीं दे पाती है। ऐसे निवेशक कैसे काम करेंगे, यही सवाल पूछ रहे हैं धनबाद के उद्योगपति। सबसे पहले अपने राज्य के उद्यमियों की जो आकांक्षाएं हैं उसको टटोलें, उनकी परेशानी को दूर करें। जैसे हम लोग एक बेसिक बात करें, यहाँ बिजली की दिक्कत है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की दिक्कत है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है ख़राब है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको, राज्य सरकार को ये आग्रह है हम लोग का कि इन चीज़ों को ठीक करें पहले, और तभी जा करके बाहर में माहौल बनेगा। क्योंकि कोई भी उद्योगपति बाहर से जो आएगा निवेश करने के लिए, वो अपने पैसे की सुरक्षा चाहता है, वो अपनी सुरक्षा चाहता है, और उसके बाद वो अपने कमाई को लेकर के यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन राज्य का जो उद्योगपति है, जो यहाँ उद्योग लगाना चाहता है, राज्य सरकार को आगे बढ़ के राज्य के, झारखंड के अपने अंदर के जो उद्योगपति हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, जो पोटेंशियल उद्योग लगाने वाले हैं, उनको सरकार जो है आगे लेकर के आए। वहीं झारखंड में उद्योग की खस्ता हाली पर क्या कहना है जमशेदपुर के उद्योगपतियों का, ये भी सुन लेते हैं। झारखंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीस, जो मटर होता है। झारखंड का लैंड बहुत फर्टाइल है, लेकिन यहाँ से जितने भी वेजिटेबल्स जो होते हैं, आप तमाड़ रीजन में चले जाइए और कहीं हजारीबाग रीजन में चले जाइए, वहाँ जो वेजिटेबल्स जो होता है वो आपका मेजॉरिटी, मान के चले कि अराउंड 20% वो खराब हो जाता है। तो टुडे वी डोंट हैव प्रॉपर कोल्ड स्टोरेजेस अवेलेबल। अगर स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट में एक पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल में, अगर हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज का चेन फॉर्मुलेट करें, तो उसमें क्या है कि ना कि हम लोग का जो एक मेजर रेवेन्यू जनरेशन होगा विद ऑल दिस नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, बट एट द सेम टाइम झारखंड विल कम इनटू द लाइमलाइट आल्सो। वहीं देखिए, देवघर एम्स के पास इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन अधिग्रहित कर उद्योगपति को देने की योजना बनाई गई थी, जिसके बाद रैयतों से जमीन लेकर ओपन बिड के जरिए उद्योगपतियों को देनी थी। लेकिन एम्स ओपीडी के उद्घाटन के बाद भी अब तक उद्योगपतियों को जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है। 3 साल से अधिग्रहण के इंतजार में बैठे कारोबारियों को नुकसान भी हो रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय, इनका बार बार बयान आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि ये इसकी इंडस्ट्रीज के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और चाह भी रहे हैं कि इंडस्ट्रीज हमारी लगे। तो मेरा उनसे ये प्रार्थना है कि अगर आप देवघर में देख रहे हैं तो देवीपुर जो ऑलरेडी ज़मीन जहाँ लगी हुई है, जहाँ उद्यमी आपके पास खड़े हैं काम करने के लिए, तो आप सबसे पहले उनकी ओर ध्यान दें। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई उद्यमी वहाँ पर दिक्कत हो रही थी तो उनको हम लोगों ने दिया, और ये अब उद्यमी अपने काम में देवघर एम्स ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। वहीं देवघर एम्स के समीप इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की बात राज्य सरकार के द्वारा कही गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा ज़मीनें अधिग्रहित कर दी गई है, लेकिन अब तक उद्योगपतियों को ज़मीन सुपुर्द नहीं किया गया है, ना ही उन्हें पोजीशन दिलाया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अब तक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो ज़मीन को अधिग्रहित किया गया था वो अब तक उद्योगपति को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उद्योग करने वाले लोगों में
काफ़ी निराशा भी है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और बिल्डिंग मटेरियल का दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस तरह से काफ़ी उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए वो मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें ज़मीन, अधिकृत ज़मीन जो है वो जल्द से जल्द उन्हें मुहैया कराया जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सहित उसके परिवार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मसले पर दिल्ली में लोकपाल की फुल बेंच आज सुनवाई करेगी। शिबू सोरेन सहित उनके परिजनों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली रिपोर्ट के मसले पर सुनवाई होगी। विशेष सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से 17 अगस्त को सोरेन परिवार की तरफ से तमाम आरोप के मसले पर लिखित तौर पर जवाब दिया जा चुका है। उसी जवाब और आरोपों के मसले पर लोकपाल में सुनवाई होगी। इस मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों को जांच का निर्देश देना है या नहीं, इस मसले पर भी आज मोहर लग सकती है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन सोरेन परिवार को लेकर। आज लोकपाल की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लोकपाल की जो बेंच है आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। तकरीबन 2:30 बजे तक इस मामले पर एक जो इस मामले की सुनवाई की जो रिपोर्ट है वो हम लोगों तक पहुंच सकती है। हम लोग भी इंतजार में है कि बेंच इस मामले पर क्या फैसला करता है, तो 2:30 बजे के बाद लगभग क्लियर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था और जिस तरह से शिबू सोरेन और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनके कई जानकार जो है, उससे जो मामला ये जुड़ता हुआ दिख रहा था और जिस तरह से ये आरोप लगा, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एक शुरुआती तौर पर सीबीआई से इस मामले पर एक प्राथमिक जांच का जो मामला है वो दर्ज कराया गया और कहा गया है इस मामले पर जांच करके, तफ्तीश करके उसकी रिपोर्ट लोकपाल को दी जाए। और लोकपाल को जब तमाम डिटेल्स दिया गया, उसके बाद इस मामले में सोरेन परिवार जो है उनसे भी कहा गया कि आप इस मामले में अपने एक जो बयान है या जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं आप लिखित तौर पे दीजिए। और इसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो 23 अगस्त का मुकर्रर किया गया था। लेकिन उससे पहले ही जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 17 अगस्त को ही इस मामले पर लिखित तौर पर बयान दे दिया गया है। अब आज इस मामले में ये फैसला होना है, क्या इस मामले की गंभीरता में को देखते हुए क्या इस मामले के तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को देना है या नहीं देना है, या अभी तक के सीबीआई की जो प्राथमिक जांच का जो रिपोर्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या उस मामले में क्या इनपुट्स निकले हैं वो देखना काफी लाजमी होगा। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में फैसला हो जाएगा, इस मामले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। क्या इस मामले की तफ्तीश का शंकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 17 अगस्त को सोरेन परिवार की ओर से जवाब दे दिया गया है, तो कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या कि जो लिखित जवाब दिया गया है उसमें क्या कुछ सोरेन परिवार ने अपना पक्ष रखा है? 29 जुलाई का जो आदेश है उसी के मुताबिक जो 23 अगस्त का वक्त दिया गया था, लेकिन इस मामले में 17 अगस्त को लिखित तौर पर सोरेन परिवार की तरफ से इस मामले पर जानकारी लोकपाल को दे दी गई है। लोकपाल इन तमाम रिपोर्ट्स को, चाहे वो स्टेटमेंट हो सोरेन परिवार के द्वारा जो दिया गया है या जो सीबीआई की रिपोर्ट है, जो सीबीआई की जो प्राथमिक जांच का जो रिपोर्ट है उसकी जो रिपोर्ट का आधार है, उस रिपोर्ट को दोनों आधार पर देखा जाएगा और उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा। और जिस तरह से अगर बात करें लोकपाल की बात करें तो अभी कई ऐसे सांसद, विधायक, कई ऐसे सरकारी मुलाजिम, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक बकायदा एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें कि तमाम जो शिकायतें जो प्राप्त की गई थी उस मामले पर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। और उसी के मामले में ये जानकारी मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो सोरेन परिवार के खिलाफ आ रहा है और जिसमें एक आरोप लगा था कि शिबू सोरेन और उनके जो परिजनों के द्वारा काफी पैसे आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। तो ये आरोप गंभीरता को देखते हुए ही इस मामले पर शुरुआती तौर पर इस मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया और कहा गया था इस मामले में आप एक प्राथमिक जांच का मामला दर्ज करके इस मामले पे जो भी रिपोर्ट है उसे सीलबंद लिफाफे में आप लोकपाल को दे और लोकपाल उस मामले को फिर देखेगा और उसके बाद इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा कि क्या इस मामले पर क्या करना है। इस मामले में जो भी उचित निर्देश होंगे कानूनी तौर पर वो निर्देश दिए जाएंगे। चलिए शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में हुए हादसे में निजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ऑफिसर सहित 4 लोगों की मौत हो गई।
चिमनी निर्माण के दौरान अस्थायी लिफ्ट का तार टूटने से लिफ्ट में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित चिमनी में चल रहे फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन एरिया में 120 फीट की ऊंचाई पर काम का निरीक्षण करने सभी पहुंचे थे। इसी दौरान 80 फीट की ऊंचाई पर लिफ्ट का तार टूट गया। वहीं लिफ्ट टूटने से करीब 120 फीट की ऊंचाई पर 20 मजदूर भी फंसे थे, जिन्हें जिला प्रशासन और डीवीसी की टीम ने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। इस वक्त हम खड़े हैं कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन के पास, जहां 4 लोगों की मौत लिफ्ट की तार टूटने से हो गई है। बताया जा रहा है कि चिमनी के निर्माण के निरीक्षण के लिए इंजीनियर और कंपनी के प्रोजेक्ट हेड सहित 4 लोग ऊपर की ओर गए थे। करीब 80 फीट की ऊंचाई से लिफ्ट का तार टूटने के बाद वो लिफ्ट सीधे नीचे गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत और 1 की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई है। हालांकि लिफ्ट की तार टूटने के बाद करीब 20 लोगों की ऊपर चिमनी के ऊपर में वर्करों की फंसने की सूचना भी हमें प्राप्त थी। मीडिया को अंदर जाने के ऊपर सख्त मनाही थी, लेकिन अंदर के सूत्रों ने बताया कि लगभग 10 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जिला प्रशासन और डीवीसी ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसके बाद सभी 20 मजदूर सुरक्षित नीचे उतार लिए गए हैं। लोगों ने ये भी बताया है कि कंपनियां सुरक्षा के लिहाज से सेफ्टी बेल्ट्स का यूज नहीं करती हैं, जिस कारण से ये पूरी घटना घटी है। हालांकि डीवीसी और जिला प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठाकर मामले की जांच कराएगी, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कंपनियां कितनी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं, क्योंकि वर्करों ने भी ऐसे हमें दबे जुबान में ये बताया है कि अंदर की कंपनियां सुरक्षा के लिहाजों से काफ़ी ऐसे बेखौफ रहती हैं और बिना सेफ्टी बेल्ट्स के, बिना सेफ्टी उपकरण दिए हुए कर्मियों से ऐसे काम करवाती हैं। मामले की जांच के बाद ही कहना संभव हो पाएगा कि यह पूरी घटना दुर्घटना है या फिर लापरवाही। तब तक के लिए न्यूज़ 18 कोडरमा के लिए रितेश लोहानी। धनबाद में कतरास भगत मोहल्ला में कल रात 4 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे 3 लोग मलबे में दब गए। सूचना पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंच राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद से जुट गई। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन और विशेषज्ञों की सहायता से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव का कार्य शुरू किया गया। मलबे में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं देर रात तक एक महिला का शव बाहर निकाला गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने राहत और बचाव कार्य की सराहना की। वहीं प्रशासन ने प्रभावितों को सरकारी मदद देने का भी भरोसा दिलाया है। तत्काल एकदम हमें लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर उपायुक्त और एसएसपी से बात होने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम से वहाँ पे उपलब्ध कराया गया और तुरंत जो करना चाहिए वो काम हुआ। एक घटना तो घटा है, उसको अभी सस्पेंस में है, उसको अभी जांच किया जा रहा है। 2 आदमी तो सुरक्षित है, मगर एक आदमी का महिला जो है उसका स्थिति अभी गंभीर है, उसको जाँच चल रहा है। एक बहुत पुराना जर्जर आवास था जिसके गिर जाने के कारण 3 लोगों के दबे होने की संभावना थी, जिसको हम लोगों ने बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम की सहायता से बाहर निकाला और तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक महिला जो थी उनकी मौत की पुष्टि डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है और जो 2 लोग थे उनका इलाज चल रहा है। हजारीबाग में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बड़कागांव प्रखंड के तलसवार पंचायत के कुंदरू पलांडू गांव में 9 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथियों के झुंड से लोगों में खौफ का माहौल है। हाथियों के झुंड ने फसलों को चट कर दिया है। वहीं खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग के साथ क्विक रिस्पांस टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि हाथियों का ये झुंड रांची के राय टिकेतरी होते हुए कुंदरू पलांडू में पहुंचा है। चतरा के अम्रपाली कोल परियोजना से कोयले की हेराफेरी मामले में सीबीआई ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने परियोजना कार्यालय पहुंचकर कोयला शॉर्टेज की जानकारी ली। जांच एजेंसी की टीम ने यहां 1.5 से 2 घंटे तक दस्तावेजों को खंगाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में सीबीआई की टीम
कोयला उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक से संबंधित दस्तावेज अपने साथ ले गई। इस दौरान CCL के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनी के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। वहीं इस बारे में किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। गिरिडीह जिले के हिरोडी में पीडीएस का ट्रक पर लोड 1100 क्विंटल गेहूं बरामद किया गया है। इस गेहूं को बाजार में बेचने की तैयारी थी, लेकिन इसकी सूचना खोरी महुआ SDO को लगी तो छापेमारी कर दी गई। ट्रक ड्राइवर और खलासी के अलावा 2 अवैध गोदाम संचालक को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। जब्त अनाज को जमुआ MO को सौंप दिया गया है। SDO ने कहा कि इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। में जो अनाज रिकवर हुआ है वो अनाज प्रथम दृष्टया लगता है PDS का ही है। MO के द्वारा और AGM के द्वारा इसकी पहचान की जा रही है। पूर्व से कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि खोरी महुआ से जमुआ के क्षेत्र में 1-2 पॉइंट से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे द्वारा स्थानीय निरीक्षण के क्रम में ये पाया गया। MO को दिया गया है बोरों की गिनती करने के लिए। AGM उसकी पहचान अनाज की कर रहे हैं और अनाज पहचान के बाद जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में वैक्सीन वाले भैया लौहनगरी की गलियों में वैक्सीनेशन की अलख जगा रहे हैं। सुबह होते ही भैया शहर की गलियों और मोहल्लों में निकल पड़ते हैं और लाउड स्पीकर पर लोगों को संजीवनी का मंत्र भी देते हैं। ये हैं जमशेदपुर के बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव। किशोर हमेशा की तरह आज फिर साइकिल पर सवार होकर निकल आए हैं जमशेदपुर की गलियों और मोहल्लों की तरफ। हालांकि इससे पहले कि इनकी साइकिल गलियों तक पहुंचेंगी, इनके लाउड स्पीकर से आ रही ये आवाजें लोगों को बता देगी कि आज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर जमशेदपुर में क्या गतिविधियां हैं। आज कहां लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है और कहां मिलेगा कोरोना से बचने का ज्ञान। उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में हम लोग मिनी माइकिंग के माध्यम से साइकिल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक सूचना दे सकते हैं और वैक्सीन सेंटर में लोग ये सूचना पाकर आते हैं। और बागबेड़ा के जिला पार्षद लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किशोर जिस गली या मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग अपना काम छोड़कर इनकी बातें सुनने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये बखूबी पता है कि किशोर भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि जनता की सेवा में संतोष तलाशने वाले जनसेवक हैं, जिनकी बदौलत अब तक जमशेदपुर में 30,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा यह सबसे बड़ी लड़ाई है और कोरोना को तभी हम परास्त कर सकते जब हम अपने क्षेत्र के एक एक लोगों को वैक्सीन दिला पाएंगे। बागबेड़ा के जिला पार्षद किशोर यादव की रोज की यही दिनचर्या है। हर रोज किशोर यूं ही अपनी साइकिल पर सवार होकर घर से निकलते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के प्रचार प्रसार के साथ लोगों को वैक्सीन लेने के लिए भी जागरूक करते हैं। और यही वजह है कि अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से किशोर जमशेदपुर में वैक्सीन वाले भैया के नाम से पहचाने जाते हैं। जमशेदपुर से अभिनव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।